पहले मैं बताया था गामा डीके। हम्म, गामा डीके क्या होती है, समझ में आया? गामा डीके की मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ गामा डीके? सर तो तो बताया था कि जब किसी भी प्रकार की ना न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो न्यूक्लियस हो जाती है अनस्टेबल। न्यूक्लियस क्या हो जाती है? एक्साइटेड हो जाती है। और एक्साइटेड एनर्जी को बाहर करने के लिए न्यूक्लियस में डिफरेंट ऑर्बिट्स में न्यूक्लियॉन्स घूमते रहते हैं। तो बैक जंपिंग होती है न्यूक्लियॉन्स की, जिससे यहाँ से रेडिएशन बाहर आता है। इसी को क्या बोलते हैं? गामा डीके प्रोसेस। आ गया बात समझ में? यस सर। दूसरा प्रोसेस मैं बता रहा था, अल्फा डीके। इसी पे बात चल रही। तो मैं क्या बताया, जो अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल्स होती है, इसकी एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी होती है न्यूक्लियस में लगभग 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए अल्फा पार्टिकल को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक बैरियर एनर्जी होती है -25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो कम से कम इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा तभी तो बाहर जा पाएगा, नहीं? हम्म, तो हमारा फिजिक्स या जो हम लोग पढ़ते हैं ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन की फिजिक्स, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स जो है, कहता है कि पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकती है। बाहर नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है पता है? क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं है। बाहर जाने के लिए कम से कम इतना चाहिए, 25 चाहिए, और उसके पास है कितना? 5 है। तो यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स इसको हेल्प करता है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं? प्रैक्टिकली देखते हैं कि गामा पार्टिकल एमिट होते हैं। क्या होते हैं? एमिट होते हैं। गामा पार्टिकल एमिट होते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी न किसी तरीके से बिना 25 मेगा वोल्ट एनर्जी लिए वो इसी एनर्जी के साथ बाहर चला जाता है, नहीं? यस सर। तो अल्फा पार्टिकल कैसे जाता होगा बाहर? तो इसको एक्सप्लेन करता है क्वांटम फिजिक्स। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर जा सकती है, न्यूक्लियस के बाहर जा सकती है। इसको कौन एक्सप्लेन करता है? इसको एक्सप्लेन करता है क्वांटम फिजिक्स। कौन एक्सप्लेन करता है? क्वांटम फिजिक्स। हाँ, क्वांटम फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करता है। और पहले ही बताया, क्वांटम फिजिक्स कहता है ना कि हम जहाँ हमारे पैरेलल हमेशा एक यूनिवर्स रहता है। एक एक यूनिवर्स होता है और इसका एक एंटी यूनिवर्स हमेशा रहता है। यानी कोई बॉडी होती है तो हमेशा उसकी कहीं ना कहीं एक एंटी बॉडी होती है। यानी एक ही बॉडी दो जगह हो सकता है, ये एक्सप्लेन करता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब पार्टिकल की जो ना पोजीशन चेंज हो, बहुत तेजी से हो रही हो। जैसे मान लो ना, फैन आप देखे होगे कि अगर फैन की ब्लेड बहुत तेजी से घूमती है ना, तो हर जगह दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं? ये यस प्रैक्टिकल सर।
देखोगे कि 3 ही ब्लेड है, लेकिन अगर बहुत फास्ट हो जाए तो लगेगा एकदम ऐसा, लगेगा हर जगह है, नहीं यस लगेगा सर। कि वो हर जगह है। यानी फैन यहाँ पे भी है, 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 यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से थ्योरी को एक्सप्लेन करता है क्वांटम। तो ये क्या कहता है क्वांटम फिजिक्स, कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, अल्फा पार्टिकल्स हीटिंग, अल्फा पार्टिकल हीटिंग्स द बैरियर with a very high frequency, बहुत हाई, बहुत जल्दी जल्दी टकरा रहा है, किससे, बैरियर से। तो अगर ऐसा बहुत, कितना हाई, तो बहुत ज़्यादा, 10⁻20 पर सेकेंड, इतनी बार 1 सेकेंड में टकरा जाता है। तो इससे ऐसा संभव है, इससे ऐसा संभव है कि थोड़ी देर के लिए ना एक यहाँ पे सुरंग बन जाए, क्या बन जाए, सुरंग बन जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं टनल, सुरंग बन जाए, इतनी तेजी से टकरा रहा है बार बार। तो ऐसा संभव है कि सुरंग बन जाए और इसी सुरंग से अल्फा पार्टिकल बाहर आ जाए। ये कौन कह रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो इस इफेक्ट को बोली जाती है टनल इफेक्ट। क्या कहलाती है ये इफेक्ट, टनल इफेक्ट, टनल इफेक्ट। तो क्वेश्चन आती है इस पे, क्वेश्चन आती है कि एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड, इज एक्सप्लेन्ड बाय, किसके द्वारा एक्सप्लेन हो सकता है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, टनल इफेक्ट के द्वारा। किस इफेक्ट के द्वारा, टनल इफेक्ट के द्वारा। समझ में आ गया यहाँ तक सचिन, आ गया समझ में यहाँ तक। यस सर, सर म्यूट कर लिया था मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, आज पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आज डिलीट नहीं होगा। चलो अब मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म फॉर बीटा डीके। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैकेनिज्म फॉर बीटा डीके। बीटा डीके क्यों हो रहा है, और आपको पता है बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव बीटा पार्टिकल। पता है नेगेटिव बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होती है और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर, या इसी को पोजिट्रॉन बोली जाती है। हाँ, पोजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन, इसको ई माइनस से दिखाते हैं, इसको ई प्लस से दिखाते हैं, या इसको बीटा माइनस से दिखाएंगे, इसको बीटा प्लस से दिखाएंगे। ये क्यों जनरेट होता है, तो जब हम बात करते हैं ना न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी की, तो जब भी आप न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंपेयर करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमेशा एक ग्राफ आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है, इस तरीके का। ये एक रीजन है, इस रीजन के इनसाइड में जो भी न्यूक्लियाई होगा दैट इज स्टेबल न्यूक्लियाई। कैसे न्यूक्लियाई होते हैं, अस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। इसके बाहर कहीं भी अनस्टेबल होगा वो,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुरू में क्या होता है, 20 तक लगभग, एटॉमिक नंबर 20 तक तो बराबर बराबर चलता है। एटॉमिक नंबर 20 तक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहता है, सेम ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप ऐसा ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ कहलाता है स्टेबिलिटी कर्व या स्टेबिलिटी जोन। इस जोन से बाहर जो भी न्यूक्लियाई रहेंगे वो क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। और जब भी आप n/p का रेशियो निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो निकालो, यानी n/p का रेशियो निकालो। तो आप देखेंगे अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं, हाइड्रोजन के लिए लिखूं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या होगा बताओ। हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन रहता ही नहीं है, प्रोटॉन 1 रहता है, इसके लिए n/p का रेशियो 0 होगा। केवल हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 1 से कम होता है n/p का रेशियो। n/p का रेशियो 1 से कम है, ऐसा ओनली न्यूक्लियाई है। और जितने भी न्यूक्लियाई पीरियोडिक टेबल में रहते हैं सबकी n/p रेशियो 1 या 1 से ग्रेटर होती है। ऑल अदर न्यूक्लियाई हैव n/p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई कौन होता है बताओ, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन है, जल्दी बताओ। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन होती है। सर आयरन। हाँ, आयरन होती है। तो आयरन का देख लो, एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56। तो इसका n/p का रेशियो बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना होगा। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास अच्छा नंबर में प्रोटॉन का नंबर घटा दो। तो अच्छा। एटॉमिक मास नंबर है 56 माइनस 26, और ये हो गया 26। तो ये आ गया 30/26। इसको हम लोग 15/13 लिखेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करेंगे, 13 को एक मरतबा काटेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 1 आएगा, नहीं यस सर। और क्या आएगा, 5 आएगा। यस सर। सही है, फिर से देख लो। यस सर। एक मतलब 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, फिर 7 बचेगा, फिर 5 बचेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये n/p का रेशियो है। कोई भी न्यूक्लियाई ना इसी n/p के रेशियो को गेन करना चाहता है। समझ में आया, हर न्यूक्लियाई चाहता है ना कि n/p का रेशियो ये हो जाए। तो जिसका n/p का वैल्यू 1.154 से ज़्यादा है वो क्या करेगा, तो सर कम स्टेबल होगा सर। अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देगा। न्यूट्रॉन कम करेगा, न्यूट्रॉन क्या करेगा, कम करेगा, प्रोटॉन को बढ़ाएगा, तभी तो कम हो सकता है ना। n/p के रेशियो कम कैसे होगा बताओ, न्यूट्रॉन को कम करो या प्रोटॉन को बढ़ाओ तभी तो कम होगा। यस सर। हाँ, और जिसका n/p का रेशियो इससे भी कम है वो क्या चाहेगा कि n/p का रेशियो बढ़ करके ये हो जाए।
तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, n को बढ़ाना होगा या p को क्या करना होगा, घटाना होगा, यही ना। यस सर। तो मैं दो केस मान लेता हूँ। केस 1, मान लो कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिसमें n/p का रेशियो ज्यादा है 1.154 से, ज्यादा है। किसका ज्यादा होगा यस सर। आपको पता है, हैवी न्यूक्लियाई का। हैवी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पता है ना। यस सर। जैसे एग्जाम्पल देख लो, यूरेनियम का बात करते हैं, यूरेनियम 92 to 236 का बात करता हूँ। तो इसका देख लो n/p का रेशियो कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 236 माइनस 92, और प्रोटॉन का नंबर हो गया 92। सॉल्व करके देखते हैं कितना है। तो 6 में 2 गया, कितना हो गया 4, और 13 में 9 गया 4, 1, 92 हो गया, यही ना। यस सर। दो यहाँ पे भी घटा दो, दो यहाँ पे भी घटा दो, तो लगभग लगभग ऐसा कुछ आ रहा है 14.2 डिवाइडेड बाई 9। अब डिवाइड करके देख लेता हूँ 9 से। 1, 11, फिर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 45। आ जाएगा, 52 हो जाएगा, 9 बचे 45, फिर 7 आ जाएगा। कितना आ गया देखो n/p का रेशियो यूरेनियम के लिए, 1.58 आ गया। देखो n/p का रेशियो इससे ज्यादा है कि नहीं है। यस सर। तो अब ये यूरेनियम क्या करेगा, अब ये यूरेनियम को अगर स्टेबल बनना है तो अपने n/p के रेशियो को कम करना चाहेगा। ऐसा तभी होगा जब ऐसा कुछ करे जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन घट जाए और प्रोटॉन बढ़ जाए। नहीं, यस सर। ये रेशियो कब घटेगा, ये रेशियो कम तभी हो पाएगी जब ये बढ़े या ये घटे। तो ऐसा प्रोसेस होता भी है। n/p n/p रेशियो कम करने के लिए क्या करता है ना, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में टूट जाता है। लेकिन यहाँ तो न्यूट्रल है, सॉरी, यहाँ पे देख तो यहाँ पे मास नंबर हमको पता है न्यूट्रॉन का 1, चार्ज तो होता ही नहीं है। लेकिन यस सर। प्रोटॉन में तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, मास होती है 1 यूनिट। तो जरूर कुछ ना कुछ एक और पार्टिकल यहाँ पे बना होगा, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर बता सकते हो कि नहीं। कौन सा ये पार्टिकल है, जल्दी से बताओ, पहचानो, मुझे पहचानो। मैं हूँ कौन। कौन है ये। सर ये है। डॉन नहीं है ये। नहीं सर। कौन है ये शख्स। तो बताया तो था भाई, मास नंबर कंजर्वेशन लगाते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी तो 1 है ही, इसका मतलब ये 0 होगा मास नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 0 है, यहाँ पे +1 है, तो जरूर यहाँ पे -1 होगा, तभी तो 0 होगा। नहीं आया यस समझ। सर। हाँ, सर ये -1 टोटल वाला। इधर का एटॉमिक नंबर और इधर का एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहना चाहिए ना। यस सर समझिए, ठीक है। और ऊपर में मास नंबर कंजर्व रहना चाहिए, नीचे में एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन हो गया सर। कौन है ये पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन सर। नहीं है, ये दूसरा पार्टिकल है, मैं बता रहा हूँ। जब भी एक न्यूट्रॉन ना एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होती है तो एक पार्टिकल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसॉन पार्टिकल। क्या बोलते हैं मेसॉन पार्टिकल। ये,
नेगेटिव पाई मेसॉन पार्टिकल है ये। कौन सा पार्टिकल है ये? नेगेटिव नेगेटिव पाई मेसन पाई पार्टिकल। मेसॉन पार्टिकल है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये हाईली अनस्टेबल होता है। एक क्षण के लिए ये बनता है, फिर ना ये भी टूट जाता है। कैसे टूटता है वो देखना। -1 0 है, तो ये ना एक क्या टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बना देता है, और एक और ना फोटॉन्स का पार्टिकल बाहर कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। ये भी फोटोन है। ये भी क्या है? फोटोन। फोटॉन्स पार्टिकल, लाइट पार्टिकल है। इसका मास और चार्ज होता है 0। और ये कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं नेगेटिव बीटा डिके। आया समझ में? तो जल्दी यस सर। रहता हूँ। नेगेटिव बीटा डिके कब होती है? नेगेटिव बीटा डिके कब होती है? तो पहला नेगेटिव बीटा डिके होती है हैवी न्यूक्लियाई के लिए, है ना? किसके लिए होती है? हैवी न्यूक्लियाई के लिए। हैवी न्यूक्लियाई के लिए होती है, जिसमें n/p का रेशियो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, 1.15 से ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक नेगेटिव पाई मेसॉन में। और ये पाई नेगेटिव मेसॉन पार्टिकल अनस्टेबल होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है। ओवरऑल दोनों को जोड़ दो तो n प्लस पाई माइनस, उधर हो गया p प्लस पाई माइनस ई माइनस न्यूट्रिनो, यही तो बना। तो पाई माइनस कट गया, तो क्या बचा? तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का निर्माण करता है। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में ये वाला पार्टिकल है नेगेटिव बीटा पार्टिकल। और नेगेटिव बीटा पार्टिकल का जब भी प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो साथ में जनरेट होता है। एंटी न्यूट्रिनो साथ में जनरेट होता है। ये प्रोसेस है नेगेटिव बीटा। इसी तरीके से पॉजिटिव बीटा डीके का भी मैकेनिज्म है। मान लो कभी कभी क्या होती है, n/p का रेशियो मान लो बहुत कम है, 1.154 से। तो अब क्या करना होगा? n को बहुत कम है, तो n को बढ़ाना होगा, और p को क्या करना होगा? कम करना होगा। इसका मतलब, क्योंकि p को कम करना है, तो एक प्रोटॉन टूट रहा होगा एक न्यूट्रॉन में। एक प्रोटॉन किस में टूट रहा होगा? एक न्यूट्रॉन में टूट रहा होगा। और साथ में क्या आएगा? एक पार्टिकल आएगा, एक पार्टिकल आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, यहाँ पे प्लस पाई लिखेंगे, और यहाँ पे 0 मास होती है। इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव पाई मेसॉन। कौन सा ये पार्टिकल है? पॉजिटिव पाई मेसॉन पार्टिकल है। और ये भी पिछले केस के जैसा हाईली अनस्टेबल है। इसको लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये तुरंत टूट जाता है। किसमें टूटेगा ये टूट जाता है एक पॉजिट्रॉन में और एक पार्टिकल न्यूट्रिनो में।
इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल के साथ एक फोटोन जनरेट होता है, लाइट जनरेट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ये भी क्या होती है, चार्जलेस और मासलेस फोटॉन्स होती है। ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो क्या हुआ है रिएक्शंस में, नेगेटिव पॉजिटिव बीटा डीके रिएक्शंस में क्या होता है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाती है एक न्यूट्रॉन में, और एक पॉजिट्रॉन में, और एक पॉजिट्रॉन में, और एक न्यूट्रिनो में। ये रिएक्शंस होती है ओवरऑल। तो ये बीटा डीके होते हैं। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, के कैप्चर। के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसको भी समझ लेना। के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होती है, कभी कभी क्या होती है ना, न्यूक्लियाई इतनी बड़ी हो जाती है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है, या उसके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं ना इतना ज़्यादा हो जाता है, या उसके पास जो भी है अट्रैक्शन का फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का फोर्स, वो इलेक्ट्रॉन को ना अपने न्यूक्लियाई में अब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो ये न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर है जेड, तो चार्ज हो गया प्लस जेड ही। अब इसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था लेकिन इसका नंबर जेड इतना हाई हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को ना न्यूक्लियाई में एब्जॉर्ब कर लिया, खींच लिया ये। तो बताओ अब न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना बचेगा। तो पहले था प्लस जेड ही, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जेड माइनस वन। क्या होता है, जेड माइनस वन। तो जब भी एक न्यूक्लियाई के कैप्चर करता है, जैसे मान लो एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर ए, मास नंबर जेड है, और के क्वेश्चन में बोला है आफ्टर के कैप्चर, इसने निर्माण करा वाई को। तो बता सकते हो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा। क्या हो जाएगी एटॉमिक नंबर और मास नंबर सचिन। यस सर। कितनी हो जाएगी, तो देखो ना अभी बताया, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाती है। पहले था प्लस जेड, अब कितना हो गया, जेड माइनस वन। तो पहले अगर जेड है तो अब क्या हो जाएगी, जेड माइनस जेड वन। माइनस वन। और मास नंबर में कोई चेंज नहीं, इलेक्ट्रॉन के वजह से मास चेंज नहीं होता है। तो ये कहलाता है के कैप्चर, ये के कैप्चर कहलाता है। यहाँ तक आ गया बात समझ में। यस सर। चलो, तो अब मैं बात करूंगा रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी सबको पता है कि अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई अगर आप लोगे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, तो इससे बहुत सारा डीके होगा। कौन कौन सा डीके होगा अब बताने की तो ज़रूरत है नहीं। कौन कौन सा डीके होता है फिजिक्स में, अल्फा डीके, पॉजिटिव बीटा बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके, है ना, गामा का गामा डीके। होता है। ये सारे पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी में अनस्टेबल न्यूक्लियाई से बाहर आते हैं। तो जब भी किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से ये सारे पार्टिकल्स बाहर आते हैं, तो उस फेनोमेनन को बोली जाती है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, यस सर। रेडियो एक्टिविटी बोली जाती है।
अब हम लोग सबसे पहले ना आइडियल कंडीशन में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी को। आइडियल कंडीशन क्या है? आइडियल कंडीशन क्या है? टू स्टडी रेडियो एक्टिविटी, आइडियल कंडीशन ये है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी वाले में या तो अल्फा एमिट कराएगा या बीटा, कोई एक ही एमिशन कराएगा। समझ में आया? आइडियल कंडीशन क्या सर रहता है रेडियो एक्टिविटी में? केवल एक पार्टिकल का ही कंटिन्यूअस एमिशन दिखाएगा। इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो आइडियल कंडीशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या हो गई? ओनली वन पार्टिकल is emitting from the unstable nuclei, from the nuclei, एक ही केवल पार्टिकल का एमिशन होता रहता है, ऐसा हम मान करके स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करा है सबसे पहले साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड एंड सॉडी, रदरफोर्ड एंड सॉडी का जो स्टडी है उसको सबसे पहले स्टडी करेंगे। क्या रदरफोर्ड एंड सॉडी बताया है? ये बोल एक सिंपल स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन is proportional to number of active nuclei। इसको समझना पड़ेगा, ये रदरफोर्ड सॉडी की लॉ कहलाती है। ये क्या है? रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, एक अनस्टेबल हमने सैंपल ले लिया, कोई भी एक सैंपल ले लिया, जैसे यूरेनियम का, यूरेनियम का सैंपल ले लिया। अब इसमें मान लो 5 करोड़ न्यूक्लियस है, 5 करोड़ न्यूक्लियाई है, और ये अल्फा बीटा गामा निकाल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा बताओ? कम होगा नंबर कि नहीं कम होगा? कैसे कम होगा? तो जैसे मान लो यूरेनियम 92 और 235 है, तो मान लो अगर अल्फा डीके हो गया तो अल्फा में 42 बाहर आ गया, बचा गया। अब बचेगा यूरेनियम तो नहीं बचेगा, कुछ दूसरा एलिमेंट बचेगा। कौन सा बचेगा? 88, और ये बचेगा, सॉरी यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 रखो, ये 231 और यहाँ पे 90 बचेगा। तो अब ये यूरेनियम है क्या? नॉट अ यूरेनियम, ये यूरेनियम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे यूरेनियम का नंबर क्या होगा? कम होता जाएगा। क्या होगा? कम होता जाएगा। पहले 5 करोड़ है तो किसी समय पे 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, कम होता जाएगा नंबर यूरेनियम का। तो किस रेट से ये नंबर कम होगा? दैट इज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ टूटना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? टूटना। और रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब हुआ कि किस रेट से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टूट रही है। जैसे 5 न्यूक्लियाई पर सेकेंड टूट रही है, 5 न्यूक्लियाई पर सेकेंड इज ब्रेकिंग। तो इसी को हम लोग ऐसे दिखाएंगे मैथमेटिक्स में,
dn/dt इक्वल्स टू 5। dn/dt क्या है? dn/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई नंबर ऑफ यूरेनियम पर सेकेंड। एक्टिव न्यूक्लियाई, यहाँ पे एक वर्ड आई है, एक्टिव न्यूक्लियाई क्या हुआ? एक्टिव न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब हो गया जैसे यूरेनियम का सैंपल लिया, तो क्या हो रहा है? यूरेनियम दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है। तो जितना न्यूक्लियाई अभी नहीं टूटा है दैट इज कॉल्ड एक्टिव न्यूक्लियाई। एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियाई दैट इज नॉट डिसइंटीग्रेटिंग, जो नहीं टूट रही है, जो नहीं अभी तक टूटी है, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव। जो टूट गया है उसको क्या बोलेंगे? इनएक्टिव। तो इस लॉ में क्या बोला है कि जो रेट होगा dn/dt वो डिपेंड करेगा कि अभी कितना नंबर बचा है। n क्या है? n है कितना न्यूक्लियाई टूटने से बचा हुआ है, टूटने से बचा हुआ है, ये n कहलाता है। और क्योंकि नंबर ये कम हो रहा है, नंबर क्या होगा? अगर टूटेगा कोई भी चीज़ तो नंबर कम होता जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन ली जाती है। माइनस का मतलब क्या हो गया? कि नंबर कम हो रही है। तो dn/dt प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे जिसको हम लोग लेमडा लिखते हैं। लेमडा क्या कहलाती है? लेमडा कहलाती है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है किसी एक प्रकार के डीके के लिए। जैसे देखो, मान लो एक सैंपल है यूरेनियम का और यहाँ से अल्फा डीके हो रहा, तो अल्फा डीके क्योंकि एक प्रोसेस है तो यहाँ पे मान लो लेमडा 1 आ गया। मान लो साथ में बीटा नेगेटिव भी डीके हो रहा, बीटा नेगेटिव डीके भी हो रहा, तो एक और कांस्टेंट आएगा लेमडा 2। मान लो बीटा पॉजिटिव डीके भी हो रहा, तो एक और कांस्टेंट आएगा लेमडा 3। मान लो गामा डीके भी हो रहा, तो एक और कांस्टेंट आएगा लेमडा 4। तो जितने अलग अलग तरह के डीके होंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक लेमडा आता है। और हमारा क्वेश्चन आइडियल कंडीशन में रहेगा जिसमें एक ही लेमडा आएगा। तो बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, dn/dt क्या होती है? माइनस लेमडा इंटू एन। इसको सॉल्व कर सकते हैं, n को एक तरफ कर लो, t को दूसरे साइड कर दो और इंटीग्रेट कर दो। शुरू में नंबर होगा मैक्सिमम, किसी शुरू में नंबर क्या होगा? मैक्सिमम। किसी टाइम पे नंबर हो रहा होगा n, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log x, लिमिट हो गई n0 से n, माइनस लेमडा dt का इंटीग्रेशन हो गया t। तो देखो यहाँ से क्या आ जाती है? log n माइनस log n0 इक्वल्स टू माइनस लेमडा t। तो यही यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मेट से भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है? ग्राफिकल। क्वेश्चन में बोल दिया मान लो कि log n का t के साथ ग्राफ कौन सा सही होगा? जल्दी बताओ, log n का t के साथ ग्राफ कौन सा सही होगा? ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, कौन सा सही ग्राफ है? बताओ।
1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है, कौन सा सही है? इस इक्वेशन को कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ सचिन, बोलते रहो, नहीं तो लगता है कि सो रहे। नहीं सर, सर इसमें ग्राफ कैसे खींचते हैं देखो, y एक्सिस पे log n है तो इसको हम लोग y मान लेंगे, इसको उधर कर लो तो ये आ जाएगी log t, देखो x का काम कर रहा है तो माइनस लेमडा एक्स प्लस लॉग एन नॉट। तो देखो कैसा आ रहा है, y इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टाइप का आ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन होगा, कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, 1 2 या 3? तो देखो यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है, यहाँ पे स्लोप आ रही है नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप देखो क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब 90 से ज़्यादा एंगल बनना चाहिए। तो ये वाला लाइन देखो 0 एंगल बना रहा, ये 90 से कम बना रहा, ये 90 से ज़्यादा बना रहा है, देखो ज़्यादा बना रहा ना। यस सर। तो थर्ड वाला करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, थर्ड का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो मैं इक्वेशन क्या लिखा था उसको थोड़ा समराइज करते हैं। लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी, और लॉग का डेफिनेशन पता होगा ना, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या लिख सकते हो, लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं कि नहीं? ये फार्मूला पता है लॉग का? तो उसी तरीके से लॉग एन बाय एन नॉट लिख सकते हो, और ये हो गया माइनस लेमडा टी। लॉग का एक और फार्मूला यूज होता है, अगर लॉग बी ए इक्वल्स टू सी है ना, तो आप b को a का पावर c भी लिख सकते हो। तो यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे e होता है, तो n बाय एन नॉट b का काम कर रहा, दैट इक्वल्स टू e का पावर माइनस लेमडा टी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी एन नॉट e का पावर माइनस लेमडा टी, आएगी नहीं? यस सर। समझ में आया ये? यस सर। रिजल्ट से मतलब है, इसका मतलब समझो। n है, n क्या है, n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कौन सा न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव का मतलब बचा हुआ, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t, t समय तक टूटता रहा, उसके बाद कितना बचा है, n बचा है। तो n निकालने आता है क्या? हाँ आता है, n का फॉर्मूला है एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट क्या है, शुरुआत जब हुआ था तो कितना एक्टिव न्यूक्लियाई था, दैट इज एन नॉट। एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। अच्छा मान लो, सॉरी कहाँ चला गया, मान लो शुरू में ना सैंपल में एन नॉट था, कब था, टाइम 0 पे, तो टूटना शुरू हो गया, तो उसके बाद मान लो बचा n, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। तो अगर बोले टूटा कितना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम t, डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम t, बताओ कितना टूट चुका है अभी तक, क्या होगा आंसर? सर एन, n एन तो, नॉट माइनस एन। हाँ एन नॉट माइनस एन, यस सर। एन का तो फॉर्मूला जानते हो,
यस सर। का क्या फॉर्मूला होता है, एन नॉट ई का पावर लैम्डा टी। तो एन नॉट यस सर। कॉमन आ गया क्या, 1 माइनस ई का पावर माइनस लैम्डा। तो दो फॉर्मूला आया जिस पे हम ध्यान रखेंगे। पहला है एन, नंबर एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर, तो एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। और नंबर जो इनएक्टिव है तो वो है एन नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस। ये है कितना बचा और ये है कितना टूटा। समझ में आया, कौन से समय पे कितना बचा, टी समय बाद, टी समय बाद। और ये कहता है कितना टूटा टी समय बाद। आ गया बात समझ में। यस सर। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने आता है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने आता है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विद टाइम, यानी एन टी का ग्राफ पूछ रहा है। किसका ग्राफ पूछ रहा है, एन टी का ग्राफ पूछ रहा है। क्या हो जाएगी बता दो, एन और टी का ग्राफ पूछ रहा है, क्या हो जाएगी बताओ। हमारा इक्वेशन है एन इक्वल्स टू एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। तो शुरुआत में क्या था, देखो शुरुआत में नंबर था एन नॉट, धीरे धीरे टूटेगा टूटेगा, लास्ट में जीरो हो जाएगा। नहीं, लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा जीरो। तो इस तरीके का ग्राफ आता है। ये किसका ग्राफ है, एक्टिव न्यूक्लियाई का, कितना बचा। और इसी तरीके से बोले कितना टूटा का ग्राफ बना, तो वो क्या होगा, शुरू में जीरो टूटा होगा, धीरे धीरे पूरा टूट जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है कितना बचा। और ये किसका ग्राफ है, कितना टूटा। आ गया समझ में सचिन। यस सर, आ गया। अब इसका एक दो टाइप होता है न्यूमेरिकल्स में जिसको हमें यूज करना है। यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे। एक होता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, और दूसरा होता है एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। हाफ लाइफ को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और मीन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाफ लाइफ क्या होती है और मीन लाइफ क्या होती है, इसको समझेंगे। हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि कितने समय में बचा हुआ न्यूक्लियाई का नंबर आधा हो गया। कितने समय में बचा हुआ न्यूक्लियाई का नंबर आधा हो गया, है ना। टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ। तो बताओ कितने समय में हाफ हो जाएगा, नहीं निकाल सकते। हमारे पास रिलेशन है एन इक्वल्स टू एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। तो कहता है कि नंबर एन नॉट का हाफ हो गया। तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा, इसी टाइम को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। इसी टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। तो जल्दी से बताओ हाफ लाइफ कितना आ जाएगा, एन नॉट कट गया। या मैं एक दूसरा इक्वेशन लिख लेता हूँ, इससे भी आसानी होगा। दूसरा इक्वेशन लिखता तो ज़्यादा आसान होता।
चलो n नॉट कट गया, क्या बचा? तो बचा 1/2 इक्वल्स टू ई का पावर माइनस लेमडा टी। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, आ जाएगा लॉग 1/2 इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे ई है, ई का पावर माइनस लेमडा टी। तो लॉग का एक डेफिनेशन होता है, लॉग ए बी ना बी होता है। तो यहाँ यूज अगर करोगे तो log 2 को क्या लिखोगे? log 2 का पावर -1, और ये हो गया माइनस लेमडा टी। तो ये वाला पावर आगे चला जाता है, माइनस माइनस कट गया, कितनी आई टी की वैल्यू? टी की वैल्यू आई log 2/λ, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है पता है? log 2 की वैल्यू, हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आती है? log 2 की वैल्यू याद रखना 0.7, कितनी? 0.693 होती है, जिसको हम फिजिक्स में हमेशा 0.7 लिखेंगे। तो जब भी हाफ लाइफ क्वेश्चन में आ जाए तो हाफ लाइफ क्या लिखोगे? 0.7/λ, ये फॉर्मूला लगाना है, 0.7/λ, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आ गई बात समझ में? यहाँ पे यस कौन सर। सा टर्म यूज हुआ है? 0.7/λ, यहाँ पे टर्म यूज हुआ है 0.7/λ। इसी तरीके से एवरेज लाइफ निकालेंगे तो एवरेज लाइफ आता है 1/λ। कितना आता है? 1/λ। एवरेज लाइफ 1/λ, और हाफ लाइफ आता है 0.7/λ। तो दोनों में रिलेशन तो निकाल सकते हो। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर से, लास्ट से ही मैं शुरू करता हूँ। रेडियो एक्टिविटी वाला आज कर लेते हैं, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी वाला कहाँ गया? रेडियो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन। चलो ये बताओ, 79 नंबर क्वेश्चन करो सचिन। यस सर। 79। मैं एक दो क्वेश्चन कर दूं? सर इसका सी आएगा सर। सी आ जाएगा, सही है। यस सर। क्या कह रहा है देखो, मान लो अगर नंबर n0 है तो हाफ लाइफ 800 का मतलब हुआ कि n0 से n0/2 हो जाएगा 800 ईयर्स। फिर अगला 800 ईयर्स में इसका आधा हो जाएगा, फिर अगले 800 ईयर्स में इसका आधा हो जाएगा, फिर अगले 800 ईयर्स में इसका आधा हो जाएगा। तो कितना हो गया? 8, 16, 24, 32, 64 यहाँ है ना? कितना है? 64। 64 है। तो अगले में क्या हो जाएगा? अगले में देख लो, अगले में क्या हो जाएगा? अगले 800 ईयर्स में n0/32 हो जाएगा, आधा आधा होता चला जाएगा। हाफ लाइफ 800 कहता है 6400 साल बाद क्या होगा, कितना बचेगा? तो शुरुआत में n0 है, 800 साल बाद ये बचा, फिर अगला 800 साल बाद ये बचेगा, फिर अगला 800 साल बाद ये बचेगा,
अगला 800 साल बाद ये बचेगा, तो 6400 साल बाद कितना बचेगा बताओ ना। क्लोजर इसमें तो यही आएगा फिर तो, डी वाला। हाँ डी, क्लोजर क्या, आगे बढ़ते जाओ ना। यस सर। अभी तो देखो 8 16 32, 16 8 3 24, 8 चौक 32, 8 25 40, फिर आएगा 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, ऐसे आएगा ना। देखो यस पहले सर। पहला 800 आएगा, फिर दूसरा 800 आएगा, फिर तीसरा 800 आएगा, फिर चौथा 800, पांचवा 800, छठा 800, सातवां 800, आठवां 800, तब ना 8 8 6400 ईयर्स आएगा। यस सर। तो यहाँ n0/2, n0/4, n0/8, n0/16, n0/32, n0/64, n0/128, n0/256, नहीं आया। यस सर। लेकिन ये सब करने की इतना जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है जिसका यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप समझो। जो फॉर्मूला है ना उसी को अगर आप रीअरेंज कर दें तो एक फॉर्मूला निकल करके आ जाए। क्या आ जाएगा, देखो जो n होता है वो क्या होता है, n0 e का पावर माइनस लेमडा टी, ऐसा ही तो होता है, n0 e का पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे होता है। तो हर हाफ लाइफ के बाद n0/2 इंक्रीज हो जाना है, n0/2 हो जानी है, हाफ हो जानी है। तो मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, n0 से n0/2 हो गया, कैसे, फर्स्ट हाफ लाइफ, यही ना। इसका मतलब यहाँ 2 का पावर क्या है, 1। अगला हाफ लाइफ में देखो क्या होगा, सेकेंड हाफ लाइफ में n0/4 होगा। अब 4 को क्या लिखोगे, 2 का पावर 2 लिखोगे कि नहीं। तो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 2 का पावर 2 लिखना है। इसी तरीके से बताओ थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या लिखोगे, n0/2 का पावर 3 लिखोगे। यस सर। हाफ लाइफ में क्या लिखोगे, n0 टू बाय का। 2 का पावर 4 लिखोगे। तो ये कौन यस सा सर। हाफ लाइफ है, तो पहला 800 है, ये 6400 है, तो डिवाइड कर लो, अठी अठी 64, आठवां हाफ लाइफ है। कौन सा हाफ लाइफ है, 8 हाफ लाइफ। नंबर क्या होगा, नंबर होगा n0/2 का पावर 8, 2 का पावर 8 256 होगा। यस सर। आया समझ में। आ गया सर। बनाओ 77, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें डी आया सर। सही है। देखो क्वेश्चन एक है 82, इसको पढ़ो। हाफ लाइफ कितना है, 1 मंथ। एक महीना है। यस सर। कहता है 2 महीना पहले कितना रहा होगा। अभी कितना है देखो, एक्टिविटी, एक्टिविटी किसको बोला, नंबर को आप समझ लो।
ठीक है। यस सर। डी एन बाई डी टी होती है ना, उसको एक्टिविटी बोलते हैं। जो डी एन बाई डी टी होती है, हम लोग लिखते थे ना डी एन बाई डी टी एन लेमडा माइनस लेमडा इंटू एन, इसी डी एन बाई डी टी को एक्टिविटी लिखते हैं। तो आप वैसे समझ जैसे पहले कर रहे थे। एक्टिविटी 2 है, 2 महीना पहले कितना रहा होगा बताओ। तो एक हाफ लाइफ पहले, एक हाफ लाइफ पहले 4 रहा होगा, उसी का ना आधा होके 2 होगा। नहीं, उसका 1 महीना पहले 8 रहा होगा, तभी तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 8 से 4 हुआ होगा और 4 से 2 हो गया। समझ में आया क्या? ये सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये बताओ। क्या नहीं आया समझ में? सुनो सर इसको उल्टा कर दिया ना, अभी इसका उल्टा कर दिया ना इसको सर इसको। उल्टा हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? पहले एन नॉट से एन नॉट बाई टू हो रहा था, एन नॉट बाई। हाँ सर। अब वो मान लो यही दे दिया और ये पूछ रहा है, यस सर। तो कह रहा है कि अगर ये 2 है तो एक हाफ लाइफ के पहले क्या रहा होगा बताओ। सर तो सही है। 4 रहा होगा। यस सर। हम ना उल्टा चल रहे हैं ना, ये यस बाद सर। यस सर। हाफ लाइफ के बाद का चीजें देखते हैं और ये पहले का चीज। पहले तो ज्यादा रहा होगा ना, यस सर। फिर 1 महीना और पहले क्या रहा होगा, तो 8 रहा होगा, आधा हो जाता है सिंपल। यस सर। पहले में दुगना होता जाएगा और बाद का मतलब वो आधा होता जाएगा। यही पूछ रहा है उसने, और कुछ है। यस सर तो हो जाएगा सर। और क्वेश्चन नंबर जो 81 है ना, वो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। यूनिट के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं बताता हूँ। रेडियो एक्टिविटी की कौन कौन सी यूनिट हम लोग यूज करते हैं। यूनिट्स ऑफ रेडियो रेडियो एक्टिविटी। एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का बहुत सारा यूनिट है। पहला है, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे, बेक्वेरल। रेडियो एक्टिविटी का ये डिस्कवरी किया था हेनरी बेक्वेरल ने। डिस्कवरर था, डिस्कवरर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेक्वेरल ने डिस्कवर करा था, तो उनके नाम पे यूनिट है बेक्वेरल। और ये बेक्वेरल क्या होती है? वन बेक्वेरल होती है, वन बेक्वेरल होती है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्या होती है? 1 वन डे। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसका मतलब हर एक सेकेंड एक न्यूक्लियस टूट रहा है, या हर एक सेकेंड एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदल रहा है। समझ में आ गया ये पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरर में मैडम क्यूरी का भी नाम है। इनको नोबेल प्राइज मिला है, 2 बार। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। नहीं, यस सर। हाँ तो क्यूरी ये भी एक यूनिट है। 1 क्यूरी होती है 3.7 10 का पावर 10 DPS। यानी अगर एक सेकेंड में इतना न्यूक्लियाई टूट रहा हो, कितना न्यूक्लियाई टूट रहा हो, इतना न्यूक्लियाई टूट रहा हो, तो उसको बोलेंगे 1 क्यूरी। आ गया बात समझ में? बस एक नंबर है, यस सर। यूज में बहुत कम ही होता है। तीसरा है रदरफोर्ड। यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की रदरफोर्ड। तो 1 रदरफोर्ड होती है, 1 रदरफोर्ड होती है 10 का पावर 6 DPS।
यानी 1 सेकेंड में 10 का पावर 6 न्यूक्लियाई टूट रहा हो तो हम बोलेंगे कि 1 रदरफोर्ड है। आ गई बात समझ में? तो बस यस सर। कहानी है। तो 81 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 81, क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नहीं, चलो 71 नंबर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। एक सैंपल नहीं है, कितना सैंपल है? 2 सैंपल है। वो सिंपल है सर। दोनों का अलग अलग काम क्रिया करेंगे, कुछ रिलेशन बोल रहा है। सर इसको वो आ जाएगा सर। हाफ लाइफ सर दोनों का बी। दिया हुआ है। कहता बी है सर बी। दोनों का सैंपल पहले बराबर था। कहता है यस सर। आफ्टर 80 मिनट रेशियो, तो नहीं निकाल सकते हो 80 मिनट के बाद कितना बचेगा इसका रेशियो? 80 मिनट का मतलब क्या हुआ? पहले सब्सटेंस का चौथा हाफ लाइफ और दूसरे सब्सटेंस का दूसरा हाफ लाइफ, यही ना? यस सर। हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20, 40 और 80 कह रहा है। पहले है एन नॉट, मान लो नंबर दोनों का, और इसका हाफ लाइफ है 20 और इसका 40 मिनट। और हमें जानना है 80 मिनट के बाद कितना बचेगा दोनों का। तो हमें पता है 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 80 आएगा, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 80 आएगा। यानी सेकेंड हाफ लाइफ है इसका, और इसका फोर्थ हाफ लाइफ। नहीं, तो यस सर। फोर्थ हाफ लाइफ है तो नंबर कितना बचेगा? एन नॉट 2 का पावर 4। इसका कितना बचा? सेकेंड हाफ लाइफ है, इसको n2 बोल देता हूँ। तो एन नॉट सेकेंड हाफ लाइफ है तो पावर 2 करूंगा। दोनों का रेशियो पूछ रहा है। अब ये देखना जरूरी है किसका किसके साथ रेशियो पूछ रहा है। पहले कौन लिखा है? तो पहले 20 मिनट वाला लिखा है, यही ना? यस सर। 20 मिनट वाला लिखा है तो आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देंगे। तो 20 मिनट वाला ये है, डिवाइड कर दो। तो n1/n2 कितनी आ जाएगी? तो n0 बाय ये 2 का पावर 4 16 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगी। नहीं, यस सर। क्या आ जाएगी? वन क्या? बाई फोर। ऐसे समझ लो ना, जरूरी नहीं कि ऐसे। मान लो कि इसका नंबर था 100, 4 हाफ लाइफ, पहला हाफ लाइफ के बचेगा 50, फिर 25, फिर 12.5, ये बचेगा। इसका बचेगा 100 के बाद 50 और इसके बाद 25। तो दोनों का रेशियो क्या रहा है? 12.5/, ये 4 हाफ लाइफ हो गया ना, 1, 2, 3, 4 तो और आगे होगा ना। तो कुछ और बड़ा चीज मान लो, अगर यहाँ से दिक्कत हो रहा है 400 मान लो इसका, इसका भी 400 मान लो। तो पहला हाफ लाइफ के बाद 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25, हो गया 1, 2, 3, 4, चौथा हाफ लाइफ कंप्लीट हो गया।
पहला हाफ लाइफ के बाद 200, दूसरा हाफ लाइफ के बाद 100। तो यही तो रेशियो पूछ रहा है। तो पहला का 25, दूसरा का 100, तो रेशियो 25/100 कितना आ जाएगा, 1/4। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा ये वाला बताओ, 67 नंबर, सचिन 67 नंबर बताओ। जैसे अल्फा पार्टिकल लैम्डा और हाफ लाइफ के बीच क्या रिलेशन होता है? लैम्डा और हाफ लाइफ के बीच क्या रिलेशन होता है, अभी बताया था ना? या यस सर। कौन सा रिलेशन बताया था? सर ये वाला आया था इसमें। अभी अभी देखो ना, लास्ट में यही बताया हूँ। देखो लास्ट में ये कौन सा है, ये देखो, सर ये तो इसमें। log यस 2 सर। बाई लेमडा, हाफ लाइफ नहीं बताया, log 2 बाई लेमडा, जिसको log 2 को बोला 0.7 लिखना। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, कौन सा सही है? पहला सही है, 1/λ। यस सर। पहला ऑप्शन सही है। ये बताओ 56 नंबर, 56। एक्टिविटी यहाँ पे एक टर्म यूज करा है। एक्टिविटी हम यस सर। लोग dN/dt को कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और आगे बताता हूँ कुछ चीज एक्टिविटी को लेकर। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, n=n0 e⁻⁻λ। और दूसरा फॉर्मूला इससे पहले हम लोग जानते थे, dN/dt होता है -λ×n। यही तो फॉर्मूला जानते थे रेडियो एक्टिविटी, यहीं से ये फॉर्मूला आया था, इंटीग्रेशन करना पड़ा था। तो ये जो dN/dt है ना, dN/dt को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। और इसी का यूनिट हमने अभी अभी बताया था, कौन सा बताया था, बेक, अभी बताया था ना, रदरफोर्ड, क्यूरी, बेक्वेरर, वो सब एक्टिविटी का ही यूनिट है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब एक्टिविटी का यूनिट। एक्टिविटी की यूनिट कौन कौन सी हो गई, अभी अभी बताया था, बेक्वेरर, क्यूरी, रदरफोर्ड। फोल्ड। हाँ, तो ये सब एक्टिविटी का ही यूनिट था, जिसको हम लोग लिखते हैं डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो इस एक्टिविटी के बारे में थोड़ी और जान। एक्टिविटी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गई dN/dt, और ये हो गई -λ×n। ये तो बेसिक हो। तो हमारा n का एक फॉर्मूला भी होता है, n0 e⁻⁻λt। तो अगर यहाँ n को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगी -n0 λ/e⁻⁻λt। तो dN/dt हो गई एक्टिविटी, ये हो गई मैक्सिमम एक्टिविटी। ये क्या हो गई, मैक्सिमम एक्टिविटी e⁻⁻λt। तो एक्टिविटी का भी फॉर्मूला ना कुछ n जैसा ही आ रहा है, देखो दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा लग रहा है। नंबर और एक्टिविटी का फॉर्मूला एक ही जैसा चलता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जैसे हम लोग लिखते हैं, एग्जैक्टली एक्टिविटी का भी फॉर्मूला, ग्राफ, सब कुछ वैसा ही चलता है, कोई अंतर नहीं रहता। समझ में है ना? यस सर। तो एक्टिविटी का पूरा फॉर्मूला एक साथ में लिख देता हूँ, एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है। एक्टिविटी, एक्टिविटी का कौन कौन सा फॉर्मूला, एक्टिविटी को लिखेंगे dN/dt, जिसको कि -λn लिखते हैं। और एक्टिविटी का एक और फॉर्मूला है a0 e⁻⁻λ।
तो ये एक्टिविटी का कंप्लीट जानकारी हो गई। अब इसी कंप्लीट जानकारी से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन है 56, ट्राई करो। लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है कि लैम्डा का वैल्यू कौन सा सही है। अच्छा, लैम्डा का वैल्यू नहीं पूछ रहा है ना कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें करेक्ट रिलेशन कौन सा सही है। R1 R2 में कौन सा रिलेशन सही है बताना है। तो सर तो इसमें तो बराबर ही बता रहा था तो भी। सर इसमें फर्स्ट आएगा क्या? तो फॉर्मूला अभी है ना, देखो फॉर्मूला अभी बताया, इसका हेल्प लो। तो बता। टाइम बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि टाइम। एक्टिविटी A1 है। कब? जब टाइम, तो टाइम तो यहाँ पे है, इसमें रखो A0 e का पावर माइनस लेमडा T1। कह रहा है एक्टिविटी A2 है, कब? जब टाइम T2 है, तो T2 रखो, इसको डिवाइड करो, A0 चला गया घर। नहीं, यस सर। अब ना रिलेशन आएगा। एक्टिविटी को ही यहाँ पे ये R बोला है, एक्टिविटी को क्या बोला है, जो A लिखते और हैं ना उसको ये R लिखा है। तो कौन सा रिलेशन सही होगा बता दो सर, पहले सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व कर लो। ये A1/A2 को ही R1/R2 लिखा है, तो चलो मैं भी लिख देता हूँ R1/R2। इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा e का पावर माइनस लेमडा T2 माइनस T1, ये आ जाएगा। तो R1 का वैल्यू हो जाएगा R2 e का पावर माइनस लेमडा T2 माइनस T1, ये आ जाता है। अब देखो ऑप्शन में कौन सा सही है। R1 इक्वल्स टू R2 बी। e का पावर माइनस लेमडा, कौन सा, बी या सी? सोच के बताना, ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, देख यहाँ माइनस है तब T2 माइनस T1, माइनस अंदर करोगे तो T1 माइनस T2 होगा। T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 किस में है, इसमें सी में। सी में। यस सर। ये बताओ 65। कहता है पहले था 256 ग्राम, हाफ लाइफ इतना है, तो कितने समय में 1 ग्राम बचेगा। कितने समय में 1 ग्राम बचेगा बताओ। ये जो फॉर्मूला बताया था ना वो याद रखना। n होता सर है n0 या n/n0 या n0/n, ये याद रखना 2 का पावर n। ये n होता है कितना हाफ लाइफ है, तो n0 का मतलब सबसे ज्यादा वाला और n का मतलब कम वाला। तो 256 को 2 का कितना पावर लिखोगे, 2 दूनी 4 4 16 32 64 128 256, तो 8 नहीं 7, 2 का पावर 7, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7, यानी 7 हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ में टाइम ये है, तो 7 हाफ लाइफ में मल्टीप्लाई कर दो 7। नहीं 8 होगा भाई, 8 होगा, देख लेना 2 का पावर 8 होगा 256, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, 100 आवर्स के बाद। क्या मैं बताया फिर से समझो। 65 में एक रिलेशन बताया था ना, n इक्वल्स टू n0
2 का पावर n बताया था ना अभी अभी। यहाँ पे n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये बताया था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n नॉट बाय n 2 का पावर n। n का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू दिया रहे, और n का मतलब जो मिनिमम वैल्यू दिया रहे, उसको 2 का पावर n में बदलो, यहाँ से पता चल जाएगा कितने हाफ लाइफ थे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोला पहले था 256 ग्राम, बाद में 1 ग्राम हो गया, तो हमें पता है कि 256 को 2 के पावर में बदलना, तो 2 का पावर 8 हो गया, n का वैल्यू 8 हो गया, यानी 8 हाफ लाइफ के बाद ऐसा होगा। तो एक हाफ लाइफ का टाइम है 12.5, तो 8 हाफ लाइफ के बाद टाइम कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगी 100 आवर्स, यस यानी सर। 100 घंटे बाद ऐसा होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये सब भी जो अभी अभी बताया था ना रिएक्शंस, देखो वो सब रिएक्शंस है, बीटा वाला, ये रेडियो एक्टिविटी है, तो पूरा क्वेश्चन कवर कर लेना, ठीक है। यस सर। और मैं कल स्टार्ट करने वाला हूँ आपका, हो सकता है मैं सुबह मॉर्निंग में करूँ क्लास, ठीक है। यस सर। मॉर्निंग में थोड़ा रहना, ध्यान देना। ठीक है। तो हम लोग अब सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये पूरा देख लेना कि कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो। ठीक है। ठीक।